मुद्दा है धारा 118। वो लोग आज भी वंचित है, लेकिन इसकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। हिमाचल प्रदेश की जो जमीन है वो बाहरी लोगों के नाम हो जाएगी और हिमाचल प्रदेश के लोग अपनी ही जमीन पर नौकर बन जाएंगे। और मैं ये सोचता हूँ कि शायद हिमाचल आके मैंने गलती तो नहीं की। यहीं से जन्म हुआ था धारा 118 का। मुझे हिमाचल छोड़ के मजबूरन बाहर जाना पड़ेगा, जबकि मेरी सारी जिंदगी और सारी सर्विस हिमाचल में बीती है। आप चाहते हैं कि पूरी तरह से इसे हटा दिया जाए? मैंने अपने बच्चों को तो यही कहा है कि वो इस देश को छोड़ के चले जाए, क्योंकि वो हमेशा यहाँ रेफ्यूजी है। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं विश्लेषण में हम कई दिनों से एक मुद्दे विशेष पर चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा है धारा 118। धारा 118 के तहत हम विभिन्न वर्गों को छू चुके, जिन्हें धारा 118 की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि धारा 118 से कैसे आम लोग जो लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में रहते आए हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वो अपनी ही जमीन पर रिफ्यूजी बन गए हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि धारा 118 का जन्म इसलिए हुआ था ताकि हिमाचल प्रदेश की जमीन को बेचकर हिमाचल प्रदेश के लोग कहीं अपनी ही जमीन पर नौकर ना बन जाए। लेकिन फिर जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में राजस्व की जरूरत बढ़ती रही, वैसे वैसे हिमाचल प्रदेश की धारा 118 में परिवर्तन होते रहे। लेकिन क्या ये परिवर्तन काफी थे या नाकाफी थे कि हिमाचल प्रदेश में जो राजस्व को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज आती हैं उन्हें यह सहूलियत दे पाते? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ परमाणु इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सचिव सार्थक तनेजा मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि क्या उद्योगपति या इंडस्ट्रियलिस्ट धारा 118 को समर्थन देते हैं? क्या उन्हें सही धारा 118 लगती है? देखिए, धारा 118 जैसे आपने बताया, इसको लाने की मंशा जो थी वो था कि हिमाचलियों के जो हित हैं वो सुरक्षित रहे। तो उस मंशा के हिसाब से हम भी एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि सबसे पहले जो हित है वो हिमाचलियों का सुरक्षित रहे। बट धारा 118 में ऐसे संशोधन लाने की ज़रूरत है जिससे इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर पनप पाएँ। अभी जो हो रहा है कि इस धारा के कारण बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ से वापसी का रुख कर रही हैं। तो धारा 118 होनी चाहिए, बट उसमें संशोधन की ज़रूरत है। जी, यानी कि बदलाव की जरूरत है। धारा 118 जब आई शायद तब उसका आना बेहतर था। सर, इसके साथ साथ जिस तरीके से समय समय पर कुछ बदलाव होते रहे हैं कि धारा 118 में कुछ संशोधन हुए, कुछ बदलाव हुए, जैसे कि अगर पहले जमीन को लीज पर लिया जाता था तो आपके पास 2 साल का वक्त रहता था कि आप उस जमीन को इस्तेमाल करते और 1 साल अतिरिक्त दिया जाता था। अब 3 साल मिलते हैं और 2 साल अतिरिक्त मिलते हैं। इससे इस तरीके के संशोधन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत छोटे संशोधन हैं। अब कोई भी इंडस्ट्री, जैसे हम चाहते हैं कि बड़े घराने की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आएँ, तो वो 3 साल 2 साल के लीज प्लान के लिए तो यहाँ नहीं आएंगी। उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा लैंड एरिया चाहिए होता है और उनके साथ में बहुत सारे छोटे छोटी उद्योग और भी आते हैं जो एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ में आते हैं। तो जो लीज बेस्ड संशोधन है या शॉर्ट टर्म संशोधन है वो इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करते हैं। हमारी इंडस्ट्रीज़ की हमेशा से डिमांड ये रही है कि हमारे को ईज़ ऑफ बिजनेस मिलना चाहिए। जो बड़े ग्रुप्स यहाँ पे आना चाहें उनको लैंड अवेलेबिलिटी उनके हिसाब से होनी चाहिए। उस तरीके के संशोधन की रिक्वायर्ड है इसमें। सर, अगर मैं ये आपसे सवाल पूछूं कि अगर संक्षिप्त में बताया जाए कि आखिर कौन कौन सी परेशानियां हैं जो इंडस्ट्रीज इस वक्त सिर्फ धारा 118 की वजह से झेल रही हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ जो है वो ज़्यादातर अपना बद्दी बरोटी वाला, परवाणु, सिरमौर, ऊना, हरोली साइड पे ज़्यादा है। इन एरियाज़ में जैसे बद्दी बरोटी नालागढ़ में कुछ फ्लैट लैंड अवेलेबल है, बट जैसे सिरमौर में और सोलन में जो है इतना फ्लैट लैंड अवेलेबल नहीं है। तो जो इंडस्ट्रीज़ को जो लैंड चाहिए होता है वो यूजुअली 118 के कारण उनको प्रोवाइड नहीं हो पाता है, जो उनका पसंदीदा लैंड होता है। तो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ तो उसके कारण वापस चली जाती हैं। अगर वो धारा का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन लगाते भी हैं, अप्लाई भी करते हैं उसकी कन्वर्जन के लिए, वो प्रोसेस 2 साल 3 साल 4 साल तक एक्सटेंड होता रहता है। तो उससे भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो थोड़ा घबरा के वापस चली जाती हैं। कोई भी आ रहा है उसको ये चाहिए कि मेरी प्रोडक्शन कम से कम 1 साल के अंदर में स्टार्ट हो सके। और तरीके की दिक्कत जैसे कि हमने एक बारी धारा 118 के अंदर में एक लैंड यूज़ चेंज करवा के
उसको इंडस्ट्रियल कमर्शियल में चेंज करवा दिया। एंड हम कहते हैं कि अगर वो इंडस्ट्री फेल हो गई, वो इंडस्ट्री नहीं चल पाई, और उस इंडस्ट्री को कोई दूसरी इंडस्ट्री अगर परचेज करती है या वो इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी ज़मीन बेचना चाहता है किसी और इंडस्ट्री को, तो ये दोबारा से धारा 118 उसमें अप्लाई हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम बहुत टाइम से उठा रहे हैं कि जब एक बारी लैंड यूज चेंज हो चुका है एक प्रॉपर्टी का, वो दोबारा 118 में नहीं जाना चाहिए। उससे जो नया बायर होता है या जो नई इंडस्ट्री होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर पेचीदगी इतनी ज्यादा है कि जिस वजह से पलायन हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्रीज का होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने भी अभी कहा कि काफी पेचीदगी है, काफी परेशानी जो है पूरी प्रोसेस में आती है, एक बार फिर से धारा 118 लागू हो जाती है। अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से हमेशा से दावा किया जाता है कि हम धारा 118 को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से तमाम बड़े दावे किए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये दावे कहीं ना कहीं खोखले हैं? देखिए, जो अभी जनरल फीडबैक हमारे को, जो लोग अभी धारा 118 के अंडर में जिनकी फाइल्स लगी हुई हैं, जिनके अभी केसेस पेंडिंग हैं, कई केसेस हैं जहाँ पे लोगों की इंश्योरेंस अमाउंट पेंडिंग है बिकॉज उनकी फाइल क्लियरेंस अभी नहीं हुई है। हमारे सामने एक ऐसा केस भी आया है जहाँ पे एक ज़मीन में वहाँ पे अगजनी का हुआ, वहाँ पे उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम के लिए फाइल डाली और वो कहीं ना कहीं धारा 118 की कॉम्प्लेक्सिटी में फंस के रह गई। तो ये सारे चीज़ें अभी भी हैं, अभी इतना आसान रास्ता नहीं है इंडस्ट्रीज़ के लिए। और जो लैंड डायरेक्टली अवेलेबल है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, हिमुडा या किसी अर्बन दूसरी बॉडीज़ के थ्रू, वो लैंड बैंक अभी इस टाइम हिमाचल में बहुत छोटा है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट बने तो इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ऑन द स्पॉट लैंड अवेलेबिलिटी की तरफ हमें जाना पड़ेगा कि सरकार कुछ तो लैंड बैंक आइडेंटिफाई करके 118 धारा से उसको बाहर करने में थोड़ा सा एग्री करे। जी, यानी ये भी कहा जा सकता है कि वन विंडो सिस्टम जैसी कोई शुरुआत हो तो शायद बेहतरी देखने को मिले। बिल्कुल, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम हमारा एग्जिस्ट करता है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे हम कहते हैं कि पोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और दूसरे अप्रूवल्स जो है हम सिंगल विंडो से करा रहे हैं। 118 को भी हमेशा से इसी एक नज़रिए से देखा गया है कि ये भी सिंगल विंडो सिस्टम का पार्ट है, बट इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो कि लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी जो इसके अंदर में आ जाती हैं, वो इसको अच्छे से सिंगल विंडो सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं होने देता। जी सर, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये तो परेशानियां हैं, क्या इन परेशानियों से सरकार को अवगत करवाया गया है? देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने, बीबीएन एसोसिएशन ने, परवानू ने और भी दूसरे एसोसिएशंस ने समय समय पे जब भी हमारी सरकार के साथ में मीटिंग होती है तो सेक्शन 118 के रिफॉर्म्स का मुद्दा हमेशा उसमें रखा जाता है। और ये अभी नहीं, ये काफ़ी सालों से रखा जा रहा है, क्योंकि एज ए इंडस्ट्री एसोसिएशन हमें मालूम है कि इंडस्ट्रीज़ का कैसा एक फोरकास्ट है, आउटलुक है हिमाचल के लिए। और अगर 118 में ईज किया जाता है, ज़्यादा लैंड प्रोवाइड किया जाता है इंडस्ट्रीज़ को, तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है अगर इसको कोई स्टडी करके इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिड्यूस कर सके। जी, और इस बारे में अगर मैं सरकार के रवैये की बात करूं तो सरकार का रवैया कैसा देखने को मिला है? देखिए, सरकार कोई भी हो यहाँ पे, वो हमेशा इंडस्ट्री फ्रेंडली रही है। हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईज ऑफ अप्रोच रहता है। कोई भी सरकार होती है, हम उनके साथ जाके बड़े इजीली अपने पॉइंट्स वहाँ रख सकते हैं और हमेशा हमें सपोर्टिव फीडबैक ही मिला है। मुद्दा ये आता है कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स लीगैलिटी है जिसको कोई भी सरकार बिल्कुल आसानी से सॉल्व नहीं कर सकती है। लेकिन अगर इसकी एक डायरेक्शन पकड़ी जाए और इसमें कुछ संशोधन करे जाए, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज को अगर इससे बाहर मूव कर दिया जाए, कुछ अंडरस्टैंड करके, जो कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट से ही ये अगर मूव करी जाए, पूरे प्रदेश में इम्प्लीमेंट ना हो, कुछ तरीके से इसमें लीगैलिटीज को सॉर्ट आउट किया जा सके, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। जैसे कि आपने कहा कि समय समय पर सरकारें जिसकी भी रही हों, कोशिशें यही रही कि ये मुद्दा सुलझ जाए, तो आखिर अगर देखा जाए ये पूरा मुद्दा रुका कहाँ है? क्योंकि अगर बात समय समय पर होती रही, सभी सरकारों से होती रही, तो ये मुद्दा आखिर कहाँ रुका है? देखिए, ये एक जैसे आप जानते ही हैं कि ये सेक्शन जो इंट्रोड्यूस किया गया है, कहीं ना कहीं हिमाचल और हिमाचल के हित के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं पे इसमें एक पॉलिटिकल बैकिंग रहती है, इसमें एक ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहती हैं, इसमें एक लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी रहती हैं। तो ये सारे मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं से इसको इम्पैक्ट करते हैं। किसी भी सरकार के लिए इतना भी ईजी नहीं है कि जो एक वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है उसको एकदम ओवरनाइट रिमूव कर दे, बट उनको इस
चीज को भी बैलेंस करना है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी जरूरत है। तो हर सरकार इस नीड को तो समझती है कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, बट ये एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे आप भी काफी आपने पॉलिटिकल कवरेजेस करी होंगी, तो एक ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बन जाता है सेक्शन 118। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में एक फाइन बैलेंस करने वाला एक मुद्दा आ जाता है, एंड उसी पे ही सारा डिपेंड करता है। जी, क्योंकि आप खुद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से आते हैं, तो आपकी तरफ से सुझाव क्या दिए जाएंगे कि आप किस तरीके के चेंजेस धारा 118 में चाहते हैं, किन चीजों को आसान कर दिया जाए, जो ऐसे मुद्दे हैं जो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जी देखिए, एक मुद्दा तो मैंने आपको अभी बताया है कि एक बार अगर लैंड यूज चेंज हो गया है, अनटिल अनलेस उसका लैंड यूज किसी और चीज के लिए चेंज नहीं करवाया जा रहा, तो उसकी सेल परचेज पे उसको दोबारा 118 में नहीं लगना चाहिए। अगर ये एक सिंगल डिसीजन हो जाता है तो इसी से जितनी भी हमारे यहाँ पे सिक यूनिट्स है, बद्दी बरोटी वाला में जो है, परवाणु में जो है, जितनी भी सिक यूनिट्स हैं, उनका कहीं ना कहीं सेल ना होने कारण एक मुद्दा 118 का भी लगता है। तो एक तो क्लियरेंस ये मिल जाएगी। दूसरा ये है कि जैसे मैंने भी आपको बताया, हम कुछ एरियाज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या किसी और कैटेगरी के अंदर में जाके उस लैंड को सरकार एक्वायर करके इंडस्ट्रीज को जैसे अभी भी प्रोवाइड करती है, अगर सरकार एक्वायर ना करना चाहे, वहां की पंचायतों के साथ में या उनके साथ में बात करके एक तरीका निकाला जाए कि उस एरिया में 118 का इंप्लीमेंटेशन जो है इंडस्ट्रीज के लिए लेट गो कर दिया जाए। और भी तरीके की ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जा सकती है। हम एज अ इंडस्ट्री एसोसिएशन हमेशा अवेलेबल हैं सरकार के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, इसकी लीगैलिटी समझ के, ये देख के। देखिए, मुद्दा एक यही है, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए तो ज़मीन भी चाहिए उसके लिए, और ज़मीन भी वो जो इंडस्ट्री को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मिले, क्योंकि हर इंडस्ट्री का सेटअप अलग होता है। वो एक नज़रिए से उस ज़मीन के हिसाब से अपना प्लान तैयार करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो लैंड सरकार उनको प्रोवाइड कर रही हो वो उनके लिए फीजिबल हो। इंडस्ट्री के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी पसंदीदा ज़मीन पे इंडस्ट्री लगा सके। जी, अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लंबे समय से इंडस्ट्रीज का हिमाचल प्रदेश से जाना शुरू हो गया है, और उस मुकाबले में हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज नहीं आ रही। क्या इसके लिए हम सिर्फ धारा 118 को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हिस्सा धारा 118 की वजह से प्रभावित हुआ? नहीं, देखिए, ये कहना ठीक नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा मेजर रीजन इसके पीछे धारा 118 रही हैं। जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी यहाँ पे है वो ऑलरेडी अपना लैंड एक्वायर करके यहाँ से काम कर रही हैं। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का यहाँ से जाने के और भी मुद्दे हो सकते हैं। अभी आपने जैसे पीछे देखा है, यहाँ से हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कच्चा माल बाहर से यहाँ मंगवाने की कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। पीछे से हमारे पास एक जो बेनिफिट था इलेक्ट्रिसिटी का, वो रीसेंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जब बढ़ी है और उसमें रेट्स भी बढ़े हैं अभी लास्ट ईयर में, तो उसका जो एक कंबाइंड इफेक्ट आया है, तो जो बहुत हैवी पावर कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज हैं अब वो पंजाब हरियाणा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में पंजाब में हमसे ज़्यादा सस्ती बिजली मिल रही है। जबकि देखा जाए तो सबसे रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश करता है। तो वो भी हमने एक बेनिफिट अपने हाथ से चला गया। लैंड अवेलेबिलिटी एक इशू है। और एक मुद्दा ये भी रहता है कि हिमाचल अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की कंज्यूमिंग स्टेट भी नहीं है। यहाँ से मैक्सिमम मटेरियल जो है वो रेडी होके बाहर की स्टेट्स में कंजम्पशन के लिए जाता है, स्पेसिफिकली वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया के लिए जाता है। तो हमारी कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। अगर आप देखें तो हमारे पास अभी तक बद्दी के लिए हमारा जो रेलवे लाइन का है, हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस मटीरियल को यहाँ से बाहर भेजने की हमारी कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा अभी पुअर है। जी, यानी कि ये कहा जा सकता है कि धारा 118 भी कहीं ना कहीं कारण है कि काफी कॉम्प्लिकेशंस जो है इंडस्ट्री को देखने को मिली है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो धारा 118 के तहत आज के इस एपिसोड में, यानी विश्लेषण के इस एपिसोड में, हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से एक और वर्ग यानी कि इंडस्ट्रीज भी धारा 118 से कहीं ना कहीं परेशान है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश में स्थिति को बदलना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में ज्यादा राजस्व चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के लिए आसानी करने की जरूरत है, जिसमें यह कहा जा सकता है कि धारा 118 में संशोधन हो, और बड़े संशोधन हो, जिसके लिए इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस भी चर्चा के लिए तैयार है। विश्लेषण के अगले एपिसोड में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।